बात करते हैं नेशन टू नेशन की और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता और युद्ध का खेल भी लगातार जारी है। अमेरिका ने दूसरे दिन भी ईरान के ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल्स दागी। अंतरिम युद्ध विराम समझौते के कुछ ही दिनों बाद क्षेत्र में समुद्री हमलों और सैन्य कार्रवाइयों की तस्वीर सामने आने लगी है, जिसने दुनिया की टेंशन फिर से बढ़ा दी है। शनिवार को टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत ही सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ऐसे में सवाल यह है कि सीज फायर और युद्ध का यह खेल दुनिया को आखिर कहां ले जाएगा, ये समझना जरूरी है, क्योंकि यह युद्ध वाला सीज फायर इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गोले बरस रहे हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका ने बीते 48 घंटे में 2 हमले किए। ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले हुए। तेल टैंकर पर ईरानी ड्रोन के हमले हुए। जवाब में जो हमले ईरान ने किए उसके बाद अमेरिकी हमलों को युद्ध विराम का अब उल्लंघन बता रहा है। ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए और अल सलेम और 5th फ्लीट बेस पर मिसाइल से भी यहां पर हमला हुआ है। तो मतलब एक तरफ से दोनों एक दूसरे को इन हमलों के लिए दोषी दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को सीधे अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. और इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में हुए समझौता ज्ञापन के बाद आज दोनों देशों के बीच वार्ता का अगला दौर स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिसोर्ट में आयोजित किया जा सकता है। इस बैठक में मुख्य रूप से तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर की बातचीत होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के हवाले से एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य स्तर पर एक सीधा टकराव रोधी चैनल स्थापित करने पर सहमति बनी है। और जो तमाम सारे मुद्दे हैं उन मुद्दों की यदि हम बात करें तो आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर सभी की नजरें होंगी। जो वो मुद्दे हैं उनमें आपको बता दें कि क्या ये युद्ध विराम कायम रहेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद क्या परमाणु विवाद सुलझ पाएगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी शर्तें इस मसले को लेकर की भी। और उसके बाद क्या ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और क्या स्थायी समझौता स्थायी शांति में बदल जाएगा। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी की नजर है और अभी ये समझना होगा कि ये समझौता इस बातचीत के जरिए कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ हमलों के बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। در بیانیه اقدام آمریکا را در نقض آشکار یادداشت تفاهم اسلام آباد محکوم و اعلام کرد با تمام توان از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهیم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه تصریح شده است ضربه‌های دفاعی نیروهای مسلح مقتدر ایران علیه اهداف مرتبط با نیروهای متجاوز آمریکایی بر همین مبنا صورت. तो देखा आपने कि अमेरिका और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के सैन्य कमांडर्स और नेताओं को निशाना बनाया था। ट्रंप ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत पर कहा कि वो मानसिक रूप से बहुत बीमार व्यक्ति था। But had he lived, because he was a brilliant general, very sick man mentally, but he was a brilliant general,
It may have been a different story. I don't think so. I think we would have knocked the hell out of him whether he was there or anybody else was there. But he was a brilliant general. It was one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. और इस बीच लेबनान में शांति की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देखरेख और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौता हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में हुए 5 दौर की गहन वार्ताओं के बाद इस पर दोनों देशों के राजदूतों ने हस्ताक्षर किए। वॉशिंगटन की मेज पर इजरायल और लेबनान के राजदूतों ने मुस्कुराते हुए हाथ तो मिला लिया है, लेकिन लेबनान की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और बंदूकें अभी भी तनी हुई हैं। अमेरिका ईरान के बीच पिछले हफ्ते हुए स्विट्जरलैंड समझौते के बाद इस लेबनान डील को ट्रंप प्रशासन की दूसरी बड़ी जीत माना जा रहा है। मगर बड़ा सवाल यही है कि क्या लेबनान की सेना अपने ही देश के सबसे ताकतवर लड़ाके यानी हिजबुल्लाह को निहत्था कर पाएगी? तो यह सबसे बड़ा सवाल है और यह भी समझना यहां पर जरूरी है कि इजरायल और लेबनान के बीच हुए समझौते में किन बातों पर सहमति बनी है। आपको समझाते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि इजरायल और लेबनान में जो समझौते हुए उनमें पूर्ण युद्ध विराम, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी शर्त यहां पर रखी गई है कि पूर्ण युद्ध विराम होगा तभी हम इस समझौते पर आगे बढ़ेंगे। ये इजरायल और लेबनान दोनों इस बात पर टिके हुए हैं कि हमें किसी भी तरीके का युद्ध नहीं चाहिए। दोनों देशों के बीच सभी सैन्य और आक्रामक कार्रवाइयों पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण रोक लगाई जाएगी। इजरायल लेबनान के नागरिक या सैन्य ठिकानों पर हमले बंद करेगा। ये बड़ी बात यहां पर कही गई। इसके बाद हिजबुल्लाह की गोलीबारी पर रोक, यह भी समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह समझौता पूरी तरह से इसी शर्त पर निर्भर है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजरायल पर रॉकेट, ड्रोन या फिर मिसाइल दागना पूरी तरीके से बंद करेगा, तभी यह समझौता हो पाएगा। इसके बाद इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, यह भी एक बड़ी मांग इस समझौते के तहत की गई है। हिजबुल्लाह के पीछे हटने के साथ ही इजरायली रक्षा बल दक्षिणी लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेंगे। यदि इस बात पर वो सहमत होते हैं तो इस समझौते पर आगे बढ़ा जाएगा। चौथी और महत्वपूर्ण मांग की बात करें तो 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है, मतलब टाइमलाइन सेट किया गया है। दोनों सेनाओं की पूर्ण वापसी, हिजबुल्लाह के पीछे हटने और जमीनी स्तर पर सुरक्षा बहाली की इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा पांचवी और बड़ी शर्त यदि हम आपको बताएं तो दक्षिणी लेबनान में विशेष पायलट जोन बनाने की मांग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि दक्षिणी लेबनान में यहां पर विशेष पायलट जोन बनाए जाएंगे जहां प्रयोग के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान सीधे तौर पर सौंपी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि लेबनानी सेना का एक विशेष नियंत्रण यह भी मांग रखी गई है। पूरे दक्षिणी लेबनान क्षेत्र में केवल लेबनान की आधिकारिक सेना को तैनात किया जाएगा। वहां किसी भी गैर राज्य संगठन को रहने की अनुमति नहीं होगी। यह भी तमाम मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग है समझौते के तहत। और साथ ही हिजबुल्लाह का पूर्ण निरस्त्रीकरण, मतलब एक तरीके से हिजबुल्लाह को पूरे तरीके से निहत्था करने की मांग यहां पर की गई है। यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के तहत हिजबुल्लाह सहित लेबनान के सभी गैर सरकारी सशस्त्र समूहों का पूर्ण और सत्यापित निरस्त्रीकरण किया जाएगा। यह बड़ी मांग है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र बनाने की बात भी इस समझौते में कही गई है। समझौते और युद्ध विराम के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र जो है वो तय करेगा। और इसकी कड़ाई से निगरानी करने के लिए अमेरिका और फ्रांस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण टीम जो है वो काम करेगी। तो ये तमाम सारी महत्वपूर्ण मांगे हैं। और इस समझौते पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा है वो भी सुनिए। It's a good day in that we are happy to announce a framework agreement between the sovereign government of Lebanon
and of course the government of Israel with a mediation and support of the United States of America that begins to put in place a framework for lasting peace and security. And that's what these two nations deserve. The people of Lebanon have suffered tremendously now for decades as a result of outside interference in their affairs, of countries trying to use the country as a launch pad for attacks. And this is not what the people of Lebanon want, and that's not what they deserve. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. साथ ही अमेरिका में लेबनान की राजदूत ने इस समझौते से शांति की उम्मीद जाहिर की है। On behalf of President Aoun and Prime Minister Salam, we would like to thank President Trump, Secretary Rubio, Councillor Holler, Ambassador Issa, and the U.S. government team for hosting and facilitating these historic talks in Washington, D.C. The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका में हुए सहमति के बाद अब हिजबुल्लाह ने इसका विरोध किया है। दक्षिणी बेरूत के लिए किए गए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी और मोटरसाइकिल सवार सड़कों पर झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह इसका विरोध करते हुए यह कहता है कि वॉशिंगटन में जो फ्रेमवर्क समझौता हुआ है वो अपमानजनक है और शर्मनाक है और यह देश की संप्रभुता के आगे घुटने टेकने जैसा है। इस समझौते का कोई वजूद नहीं है। इसके बजाय ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते की शर्तों को लागू किया जाना चाहिए। पूरे लेबनान में प्रतिरोध करने वाले गुटों से हथियार वापस लेने की बात को इजराइल की वापसी से जोड़ना एक बेहद खतरनाक प्रस्ताव है जो सभी सीमाओं को पार करता है। तो हिजबुल्लाह का यह बयान आया है और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह भले ही विरोध कर रहा है लेकिन इजराइल ने इसे बड़ी सफलता करार दिया है। אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. אתם יודעים שאנחנו מנהלים משא ומתן בוושינגטון בין נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית. זה משא ומתן ממושך והיום הוא נשא פרי. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם, זה לא עניינכם. אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור.